हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी सतीश चंद्रा की बुक से जो सीरीज चल रही है एंशेंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की। तो उसका चैप्टर नंबर ये 15वां है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि कल मैंने चैप्टर नंबर 14वां करा दिया था, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको एक साथ पढ़ा दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसमें कुछ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। मैंने कल जो बताया था ना कि बौद्ध धर्म से जो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय अपना श्रावस्ती में बिताया था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में ये बोल दिया है वहाँ पर, तो उसे आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपनी आखिरी वर्षा ऋतु कौशाम्बी में बिताई थी। तो उसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, वो कौशाम्बी में नहीं, वो श्रावस्ती में बिताई थी, ठीक फ्रेंड्स। वो जल्दी जल्दी में कौशाम्बी बोल दिया मैंने, तो उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। जो अंतिम वर्षा ऋतु जो कई बार एग्जाम में यूपीपीसीएस में बनी है, तो ये पूछी जाती है, तो आप याद रखना, श्रावस्ती में बिताई थी, ठीक फ्रेंड्स। एक बार और बता दूं कि क्या कहते हैं, जब बौद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, और जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था तो उसे कहते हैं भी निस्मीकरण, ठीक फ्रेंड्स। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, जो ग्रुप सी और डी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो भी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। एशिया की रोशनी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा उसे, वो जल्दी जल्दी में मुंह से कौशाम्बी निकल गया। बुद्ध ने, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई थी, और सबसे ज़्यादा समय भी श्रावस्ती में बिताया था, ठीक फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 15 और 16 पर, ठीक फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको दो चैप्टर कराऊंगा एक साथ, ठीक फ्रेंड्स। 15वां और 16वां चैप्टर हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इस वीडियो में सिर्फ थियोरेटिकल बेस है, ठीक फ्रेंड्स। जहाँ समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगा। इसमें मगध राज्य को देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। चलते हैं। ईसा पूर्व छठी सदी से, ठीक फ्रेंड्स, ईसा पूर्व छठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में का व्या लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों का निर्माण हुआ, ठीक फ्रेंड्स। ये हुआ लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। देखते हैं, दो समझ गए हो गए यहाँ तक। जो ईसा पूर्व छठी शताब्दी थी ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था, ठीक फ्रेंड्स। और इसी के कारण राज्यों का निर्माण हुआ, ठीक फ्रेंड्स। बड़े बड़े प्रादेशिक जनपद और राज्यों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। लोगों लोगों का जो लगाव लोगों का जो लगाव अपने जन्य और कबीलों से था, वह पहले अपने गांव घर से हुआ, ठीक फ्रेंड्स, और बाद में अपने जनपद और स्व संबंध भूभाग से हुआ, ठीक फ्रेंड्स। तो लोगों का जो पहले लगाव था ना अपने जन और कबीलों से था, वह पहले अपने गांव और घर से हुआ, और बाद में अपने जन और स्वभूबद्ध भूभाग से हुआ, ठीक फ्रेंड। आगे चलते हैं। 450 ईसा पूर्व लगभग पाणिनि ने 40 जनपदों का उल्लेख किया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। ये जनपद उत्तर भारत में थे और अफगानिस्तान तथा इसके पड़ोस के मध्य एशिया में भी थे। तो जन्म ये क्या कहते हैं, पाणिनि ने बताया था कि 40 महाजनपदों का उल्लेख किया हुआ है। तो ये कुछ उत्तर में थे, कुछ अफगानिस्तान में थे, कुछ मध्य एशिया में थे, ठीक फ्रेंड्स। पाणिनि से याद आया कि इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है, अष्टाध्यायी। एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है, ठीक फ्रेंड्स। याद रखेंगे। अब देखेंगे महाजनपद कौन थे, जो जनपद से बड़े थे ना, उनको महाजनपद कहा जाता था, ठीक फ्रेंड्स। देखते हैं, पाली पुस्तकों से पता चलता है कि जनपद बढ़कर महाजनपद बन गए, ठीक फ्रेंड्स। जो पाली पुस्तकें हैं ना, उनसे पता चलता है कि जो जनपद थे ना पहले छोटे, तो वो बड़े होकर बड़े बड़े जनपद महाजनपद बन गए, ठीक फ्रेंड्स। ये जनपद वगैरह जो छोटे मोटे गांव होंगे उनको जनपद कहा जाता था, तो ये बड़े होकर महाजनपद बन गए। बुद्ध के समय से हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते थे जो महाजनपद कहलाते थे, ठीक फ्रेंड्स। इनमें अधिकतर राज्य बिंद के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमांत से बिहार तक फैले हुए थे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। इनमें मगध, कौशल, वर्ष और अवंती सबसे शक्तिशाली थे, ठीक फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ कहानी की तरह चैप्टर लिखा हुआ है, पूरा शुद्ध भाषा में, तो समझाने लायक जहाँ होगा मैं समझाऊंगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये यहाँ तक था ना, ये राज्य बहुत शक्तिशाली अंग अंग जनपद
अंग जनपद की बात हो रही है। अंग जनपद आधुनिक मुंगेर और भागलपुर ज़िले में पड़ते थे। ये मुंगेर और भागलपुर पटना में है, ठीक फ्रेंड, बिहार में पड़ते हैं ये ज़िले। और इसकी राजधानी चंपा थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछिए कि अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, ठीक फ्रेंड्स, जहाँ ईसा पूर्व छठी सदी में आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यहाँ से। अंत तोगतवा अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्यों से अपने में मिला लिया। ठीक फ्रेंड्स, जो अंग तोगतवा अंग जनपद था ना, अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने में मिला लिया था इस राज्य को। ठीक फ्रेंड्स, अंत तोगतवा राज्य को अब क्या कहते हैं, मगध राज्यों के जो शासक हो गए उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था इसको। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। आगे देखते हैं। गंगा नदी, ठीक फ्रेंड्स, गंगा के उत्तर में आज तिरहुत प्रमंडल में बज्जियों का राज्य था। ठीक फ्रेंड्स, गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में बज्जियों का राज्य था। यह 8 जनों का संघ था। ठीक फ्रेंड्स, गंगा के उत्तर में जो तिरहुत प्रमंडल था वहाँ बज्जियों का शासन था और यह 8 जनों का संघ था इनमें सबसे। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस चैप्टर को बस आप सुनते जाइए और बस कुछ मत कीजिए, जो मैं बताऊँ ना उस पर फोकस कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, कहानी की तरह आप सुनते जाइए और बस जो ये राज्य आएंगे ना, आप इनकी राजधानी याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, एक राजधानी चली गई है, अंग की राजधानी चली गई है, उसकी राजधानी थी चंपा। क्योंकि इस चैप्टर से ना कई बार राजधानियाँ पूछ ली जाती है, तो आप बस राजधानियाँ याद कीजिए और मुझे सुनते जाइए जो मैं बताऊँ। ठीक फ्रेंड्स, ये 8 राज्य, ये पीछे था ना, ये 8 राज्य प्रबल लिच्छवी थे। ठीक फ्रेंड्स, जिनकी राजधानी वैशाली थी। तो ठीक फ्रेंड्स, दूसरी राजधानी ये आगे लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, इसे याद रखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बज्जी, यहाँ लिखा हुआ है बज्जी के। ठीक फ्रेंड्स, ये इसके लिखा हुआ है, इसका सिर्फ हमें लास्ट में के लेना है। तो बज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था। ठीक फ्रेंड्स, बज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी थी वाराणसी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 राजधानियाँ हो गई हैं। बज्जी, ये क्या कहते हैं, बज्जी की राजधानी वैशाली थी और यह काशी की राजधानी वाराणसी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना, इनकी राजधानी वाराणसी थी। काशी ने बाद में कौशल की शक्ति के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये काशी कहाँ पड़ता था, बज्जी के पश्चिम में काशी पड़ता था, इसकी राजधानी थी वाराणसी। और बाद में काशी के जो शासक वगैरह होंगे उन्होंने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछी है ये राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक फ्रेंड्स, तो आप सिर्फ राजधानियों पर फोकस करना। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी और सी एग्जामों में कई बार ये पूछी गई है, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक फ्रेंड्स, श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों ठीक फ्रेंड, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों में की जाती है। ठीक फ्रेंड, ये लिखा हुआ है की जाती है। आगे देखते हैं। कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी। ठीक फ्रेंड्स, कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, किंतु उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व से पहले यहाँ आबादी नाम मात्र की थी। कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था। ठीक फ्रेंड्स, को समझाने लायक नहीं है, सिर्फ शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, अभी जैसे मान लो ये लाइन ले लो, यहाँ से उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व यहाँ आबादी नाम मात्र थी। तो इस लाइन में समझाने लायक कुछ है ही नहीं, आप लोग सिंपल हिंदी में लिखा हुआ है कि यहाँ राजधानी 500 ईसा पूर्व नाम मात्र की थी। ठीक फ्रेंड्स, तो जहाँ समझाने लायक होगा ना समझाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था। ठीक फ्रेंड्स, ये मेरे गले को क्या हो, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ तक थे ना, गणराज्य भी शामिल था। ठीक फ्रेंड्स, कपिल वस्तु की राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरवा स्थान पर की गई है। ठीक फ्रेंड्स, शाक्यों की दूसरी राजधानी पिपरवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में के लुमरी नामक स्थान पर थी। आगे देखते हैं। कौशल के पड़ोस में मल्लों का गणराज्य था। ठीक फ्रेंड्स,
कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और कौशल के पड़ोस में मल्लों का गणराज्य था जिसकी सीमा बज्जी राज्य के उत्तरी सीमा से जुड़ी हुई थी। मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में थी जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं बुद्ध के बारे में। बस बुद्ध के बारे में आप यही बात याद रखना जो मैंने शुरू में बताई है कि इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में बिताया था और अंतिम वर्षा ऋतु भी श्रावस्ती में। ठीक फ्रेंड्स, वो गलती से जल्दी जल्दी में कौशाम्बी मुंह से निकल गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यमुना के तट पर बट जनपद था जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। ठीक फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधानी है। बट्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक फ्रेंड्स, बट्स लोग भाई क्रूजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बस गए थे। और ये हस्तिनापुर पड़ता है कहाँ? ये मेरठ में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको पीछे चैप्टर में पढ़ा दिया है मध्य आर्य वाले में। आगे देखिए फ्रेंड्स, रात में वीडियो बनाने का यही फ़ायदा है कि अब शोरगुल नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अवंती राज्य मध्य मालवा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला हुआ था। इस राज्य के दो भाग थे। उत्तर भाग में राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भाग की महिष्मती। ठीक फ्रेंड्स, तो कई बार एग्जाम में पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवंती की राजधानी पूछी है तो क्या थी? उज्जैन थी। और कई बार क्वेश्चन ये बना कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो शिप्रा नदी, या कई जगह शिप्रा भी लिखा होता है। ठीक फ्रेंड्स, शिप्रा या छिप्रा। और इसके दक्षिण भाग की राजधानी थी महिष्मती। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ? मध्य प्रदेश की जो ये अवंती राजधानी है ना, यहाँ की बात हो रही है। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ है और इसकी मजबूती से किलाबंदी की गई थी। आगे देखते हैं। इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया। ठीक फ्रेंड्स, जो ये राज्य आपस में लड़ते रहते होंगे, लड़ाइयाँ वगैरह करते रहे होंगे, तो इसी का फ़ायदा उठाकर मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मगध राज्य की स्थापना और विस्तार। ठीक फ्रेंड्स, बिंबिसार। ठीक फ्रेंड्स, बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानी की तरह आप सुनते जाइए। ठीक फ्रेंड्स, बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। वह हर्य कुल का था। ठीक फ्रेंड्स, तथा बुद्ध के समकालीन था। इसे याद रखना कि बुद्ध के समकालीन कौन था, तो ये बिंबिसार था। और बुद्ध धर्म का प्रचार किस शासक ने किया था? जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो किया था ये अशोक ने। ठीक फ्रेंड्स, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। आगे चलते हैं। बिंबिसार ने अंग देश पर, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा, बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया बिंबिसार ने। ये ने यहाँ लिखा हुआ है। बिंबिसार ने 3 विवाह किए। ठीक फ्रेंड्स, 3 रानियाँ थी इसकी, 3 विवाह किए। अब देखते हैं कौन कौन था। बिंबिसार ने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन थी। ठीक फ्रेंड्स, एक को हमने देख लिया, अब दूसरी रानी को देखते हैं। उसने 3 विवाह किए थे। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन थी। ठीक फ्रेंड्स, जब ये आई थी ना इसके साथ शादी करके, तो उसे दहेज में देखिए क्या मिला, पुत्री थी और प्रसन्नजीत की बहन थी। उसे दहेज के रूप में प्राप्त काशी ग्राम मिला। ठीक फ्रेंड्स, जो काशी का गांव वगैरह होगा, काशी ग्राम मिला था इसे दहेज के रूप में। किससे शादी करने से? कौशल राज की पुत्री से। ठीक फ्रेंड्स, उसे दहेज में प्राप्त काशी ग्राम मिला। ठीक फ्रेंड्स, ये रानी पहली होगी। अब दूसरी रानी देखते हैं। दूसरी यहाँ से है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलरना। ठीक फ्रेंड्स, दूसरी पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी चेलरना थी। ठीक फ्रेंड्स, उसने अजातशत्रु को जन्म दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये अजातशत्रु की मम्मी थी चेल्ला। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मुद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। तीनों रानियां देख ली हमने। आगे चलते हैं। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी। ठीक फ्रेंड्स, जो मगध राज्य था इसकी दुश्मनी सबसे ज़्यादा इनके साथ ही मध्य प्रदेश की तरफ जो ये अवंती राज्य थे ना, उनकी बात हो रही है। मगध की असली शत्रुता या दुश्मनी अवंती के साथ ही, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर पढ़ के आए हैं। इसके राजा चंड प्रतोत महासेन की
बिंबिसार से लड़ाई हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, जो इसका राजा था चंद्र प्रदोष, उसका महासेन से बिंबिसार की लड़ाई हुई थी, किंतु दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने के बाद दोनों फिर अंत में दोस्त बन गए। ठीक फ्रेंड, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बन जाना ही उपयुक्त समझा। ठीक फ्रेंड, लड़ाई झगड़ा छोड़ के दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया होगा। आगे चलते हैं मगध। यहाँ से देखिए मगध, मगध राज्य में 80,000 गाँव थे। ठीक फ्रेंड्स, मगध राज्य में 80,000 गाँव थे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछी है एग्जाम में, मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। उस समय इसे गिरिब्रिज कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, राजगीर को उस समय गिरिब्रिज कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, पांच पहाड़ियों से घिरा होने से, ठीक फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? इस राजगीर की बात हो रही है, गिरिब्रिज की। ठीक फ्रेंड्स, 5 पहाड़ियों से घिरा होने, ये होने यहाँ लिखा हुआ होने से राजगीर अभेद दुर्ग बन गया था। अभेद दुर्ग का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, वो वैसा किला। ठीक फ्रेंड्स, दुर्ग माने होता है किला, और अभेद माने जिसे आसानी से जीता ना जा सके। और आसानी से जीता क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि ये 5 पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने, ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक 52 साल तक शासन किया। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को हथिया लिया था? तो वो था अजातशत्रु। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। अजातशत्रु, ठीक फ्रेंड्स, अजातशत्रु की माता, ये उसकी लिखा हुआ, उसकी का सिर्फ हमें लास्ट का की लेना है। ठीक फ्रेंड्स, अजातशत्रु की माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब अपनी मम्मी का जो गांव था ना, वहाँ भी इसने अटैक कर दिया, मतलब अपनी नानी के घर के गांव में। ठीक फ्रेंड्स, अगर शुद्ध भाषा में बताऊँ। आगे चलते हैं। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वर्षों को हराया और अब वे मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक फ्रेंड्स, अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। आगे चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पेज पे। ठीक फ्रेंड, समझ तो आ रहा होगा ना, शुद्ध हिंदी में लिखा है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, उदयन के बाद शिशुनागों के वंश का शासन शुरू हुआ। ठीक फ्रेंड, उदयन के बाद शिशुनागों के वंशों का शासन शुरू हुआ। वे राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली ले गए। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, उदयन के बाद शिशुनाग आए और वे उनका शासन शुरू हुआ। वे कुछ समय के लिए जो मगध की राजधानी थी ना, तो वो वैशाली ले गए। ठीक फ्रेंड्स, इन्हें राजधानी ट्रांसफ़र कर दी होगी, ये लिखा है इन्होंने। ठीक फ्रेंड्स, किन्होंने, इनकी बात हो रही है शिशुनागों ने, ये लिखा है पेंसिल से में, इन्होंने अवंती, ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने अवंती की शक्ति को तोड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो अब पीछे पड़ के आए ना कि अब ये क्या कहते हैं, अवंती के शासक बहुत शक्तिशाली थे और वो अजातशत्रु को तंग कर रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। तो जो शिशुनाग वगैरह शासन में आए और इन्होंने आते ही अवंती की शक्ति को तोड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये तोड़ दिया लिखा हुआ है मैंने पेंसिल से। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने अवंती की शक्ति को तोड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत तक बना रहा। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने अवंती की शक्ति को तोड़ दिया और उसके बाद अवंती पर कब्जा कर लिया और मगध के शासन में मिला लिया, और मगध में जब तक मिलाए रखा जब तक मौर्य साम्राज्य का अंत तक बना रहा। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य तक ये अवंती राज्य मगध में ही मिला रहा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। ठीक फ्रेंड्स, शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। ठीक फ्रेंड्स, जो ये राजवंश वगैरह आ रहे हैं ना, तो इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, आप ट्रिक की वीडियो में जाके देखना। इनकी ट्रिक है हसीन मासू का। ठीक फ्रेंड्स, जो ये बार बार जो सीक्वेंस में ये आ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, शासक, तो इनकी ट्रिक है हसीन मासू का। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना ट्रिक वाली में, उसमें शायद 28 नंबर जो वीडियो है वो मैंने इन्हीं के शासकों के ऊपर बनाई है ट्रिक। ठीक फ्रेंड्स, आप जाके देखना, अगर ऐसे याद हो सकते हो तो ऐसे याद कर लेना, बाकी आप ट्रिक के लिए वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, शिशुनाग के बाद नंद वंशों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे
शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने, ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर ने उस समय पंजाब पर हमला कर चुका था। पूर्व की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ठीक फ्रेंड्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम। लगभग इनके पास सेना, सिकंदर की सेना तो बहुत बड़ी सेना थी और इनकी सेना में लगभग 6000 हाथी थे। जो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर को भी इन्होंने टक्कर दे दी थी। सिकंदर भी आगे नहीं बढ़ा था डर की वजह से इनकी सेना को देख के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये लिखा है ना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पूरब की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। किसने? सिकंदर ने। ठीक फ्रेंड्स, नंदों ने कलिंग की जीत के बाद मगध की शक्ति को बढ़ाया। ठीक फ्रेंड्स, ये नंद शासक आए। इन्होंने कलिंग का मतलब है उड़ीसा। उड़ीसा की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, नंदों ने कलिंग को जीत कर मगध की शक्ति को बढ़ाया। विजय स्मारक के रूप में वे कलिंग के जिन्न की मूर्ति उठा लाए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब अपने शासक या अपनी जनता को दिखाने के लिए कि हम उड़ीसा को जीत कर आए हैं, तो वहाँ से कलिंग का जो जिन्न वगैरह होगा उसकी मूर्ति उठा लाए हैं, यादगार के तौर पर दिखाने के लिए कि भाई देखो हम वहाँ से जीत करके आए हैं। मान लो कोई जाता है ना, कोई चांद पे जाता है या कहीं जाता है, क्या कहते हैं, या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, कोई फतेह करता है कोई पर्वत, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ छोड़ के आता है या कुछ ना कुछ लेके आता है ताकि लोगों को दिखा सके वो। ठीक फ्रेंड, ऐसा ही बात बताया गया कि ये जब कलिंग को जीत कर आए थे तो वहाँ से उनकी मूर्ति उठा लाए थे ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि हम कलिंग को, उड़ीसा को फतह करके आए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये सभी बातें महापद्मानंद के शासनकाल में घटित हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नंद वंश का सबसे डेंजर, सबसे खतरनाक कौन, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो महापद्मानंद था। ठीक फ्रेंड्स, इस नाम को याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, बाकी ये क्वेश्चन सारे मैं आपको, जो मैंने बताया है ना कि मैं 700 प्लस क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूँ इन तीनों बुक से। ठीक फ्रेंड्स, पहली बुक ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, दूसरी का 15वां चैप्टर चल रहा है और इसके बाद तुरंत बाद ये आधुनिक भारत की जो बुक है वो मैंने मंगवा ली है। ठीक फ्रेंड्स, वो मेरे पास ही रखी है। जैसे ही ये कंप्लीट होगी उसके बाद वो शुरू हो जाएगी। उसमें 13 चैप्टर हैं लगभग, और जैसे ही वो 13 चैप्टर खत्म होंगे तो मैं 700 प्लस क्वेश्चन की आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तीनों बुक का निचोड़। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन टाइप में। और एक सेकंड रुको फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड, ये बुक जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, आधुनिक भारत की बुक बिपिन चंद्रा की, तो ये भी मैंने मंगा ली है ऑनलाइन। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। जैसे ये हमारी राम शरण शर्मा की बुक खत्म होगी उसके बाद तुरंत इस बुक को हम कैप्चर कर लेंगे। इसमें 13 चैप्टर हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, बुक देख ली होगी, सब कुछ मटेरियल आपके लिए मैंने प्रोवाइड कर लिया है धीरे धीरे इधर उधर से अरेंज करके, क्योंकि ये बुक ऐसी बुक है जो यूपीपीसीएस या पीसीएस एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में प्रेफर की जाती है, और ये बुक हर बुक डिपो पे नहीं मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, इनको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाओ। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा ली आप लोगों के लिए। अब धीरे धीरे मैं इनको पढ़ रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पढ़ के वीडियो बना देता हूँ, कम से कम 2-3 बार मैं चैप्टर पढ़ता हूँ, फिर उसका निचोड़ निकालता हूँ एकदम उस चैप्टर की क्रीम, तब जाके वीडियो बनाता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसे लाइनें मारी और तुरंत मैंने वीडियो बना दी आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले मैं 2-3 बार खुद पढ़ता हूँ उसके बाद आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, एकदम डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था ना, उसे अपने को एकाराट कहा था। ठीक फ्रेंड्स, किसने कहा था? ये महापद्मानंद की बात हो रही है। ये सारी घटनाएं उसके महापद्मानंद के काल में घटित हुई। उसने अपने आप को एकाराट कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने कहा था? महापद्मानंद ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है नंदो। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से मैंने नंदो लिखा हुआ है। नंदो के शासन के स्थान पर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक फ्रेंड्स, अब नंद चले गए, इनके स्थान पर आ गए मौर्य। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड, नंदो के साथ नंदो, ये उसकी उनके लिखा हुआ है, फिर लास्ट का मैं के लेना है। नंदो के शासन के स्थान पर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक फ्रेंड, मौर्यों के शासन काल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया। मतलब नंदों ने तो मतलब टॉप पे ले गए थे, लेकिन जो ये मौर्य काल आए ना तो ये एकदम पूरा ही और टॉप पे ले गए। ठीक फ्रेंड्स, अपने शासन को, यानी मगध को। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं मगध की सफलता के कारण कि यहाँ ऐसा क्या था कि जो सब लोग मगध पर ही कब्जा करना चाहते थे। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं।
जो यहाँ का सबसे बड़ा था ना, ये जो गंगा नदी के पास इनके लोहे के भंडार मिले हैं, सबसे मेन कारण वो था। देखते हैं लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर राजगीर के, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखते हैं लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर के, ठीक फ्रेंड्स। ये लिखा है के समीप, ठीक फ्रेंड्स, के समीप होने, यहाँ से देखिए के समीप होने के कारण, ठीक फ्रेंड्स, के समीप होने के कारण मगध के शासक अपने राज्य के लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिली हैं, ठीक फ्रेंड्स। लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिली हैं, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने थोड़ा इसे डार्क कर दिया, ये होने दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी के समीप होने, ठीक फ्रेंड्स। ये होने थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने डार्क कर दिया पेंसिल से। होने के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके। लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में मिली है, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज्य से अधिक दूर नहीं थी, ठीक फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में मिली है, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज्य से अधिक दूर नहीं थी, ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होगे, पूरी लाइन दिखा दी है। अब आगे देखेंगे मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी, ठीक फ्रेंड्स। इसकी दोनों राजधानियां बहुत ही अच्छी जगह पर होंगी, जहाँ पर अच्छी वगैरह हर चीज़ फैसिलिटी होगी वहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स। पानी वगैरह की, हथियार वगैरह की, लोहे वगैरह की, ठीक फ्रेंड्स। वही बात बताएगी कि मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ था, इसलिए वह दुर्भेद था, ठीक फ्रेंड्स। ये ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वह दुर्भेद था, मतलब आसानी से जीता नहीं जा सकता था, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं ईसा पूर्व 5वीं सदी में, ठीक फ्रेंड्स। ईसा पूर्व 5वीं सदी में पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था, ठीक फ्रेंड्स। और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घघरा नदी भी गंगा में गिरती थी या मिलती थी, ठीक फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, इधर तो मतलब ये पहाड़ी इलाका था, अच्छे हथियार वगैरह, यहाँ लोहे का विकास हुआ, और उधर ये पाटलिपुत्र था, तो यहाँ का जो जहाँ पानी होगा तो वहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छी होगी, ठीक फ्रेंड्स। इसी की बात बताई गई है। ईसा पूर्व 5वीं सदी में पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था, और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घघरा नदी भी गंगा में मिलती थी या गिरती थी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं इस प्रकार पाटलिपुत्र सही मानों में जल दुर्ग था, ठीक फ्रेंड्स। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही मानों में जल दुर्ग था, मतलब पानी ही पानी। आगे देखते हैं मगध के शासकों ने, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों का प्रचलन का भी लाभ उठाया, ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होंगे, जो मगध के शासक थे, नगरों के उत्थान के लिए धातु वगैरह, तो लोहा, यहाँ लोहे से अच्छे धातु वगैरह के हथियार वगैरह बनाए हुए हैं, और सिक्के का प्रचलन का भी लाभ उठाया, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं मगध ही पहला राज्य था, ठीक फ्रेंड्स। मगध ही पहला राज्य था जिसने, ठीक फ्रेंड्स, मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों के बड़े पैमाने का इस्तेमाल किया था, ठीक फ्रेंड्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, देख लीजिए। मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये उन यूनानी स्रोतों से, ठीक फ्रेंड्स, यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे, ठीक फ्रेंड्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि जो नंद वंश के शासक थे ना, उनके पास लगभग 6000 हाथी थे। तो वही बात यहाँ यूनानी स्रोतों या यूनानी लेखकों से भी बताया गया है, ठीक फ्रेंड्स। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। अब देखते हैं इन्हीं सब के कारण, ठीक फ्रेंड्स, इन्हीं सब के कारण मगध को दूसरे राज्यों को हराने में और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफलता मिली, ठीक फ्रेंड्स। तो मतलब ये हाथी वगैरह थे, इनकी सेना बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, तो यही कारण है कि जो मगध राज था ना, वो दूसरों को हराने में और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में इनको सफलता मिली थी। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, ठीक फ्रेंड्स। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले चैप्टर पर चलते हैं, 16वें चैप्टर पर, ठीक फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हम 16वें चैप्टर पर पहुँच गए हैं। इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे जो ईरानी आक्रमणकारी आए थे ना,
और ख़ासकर उसको देखेंगे सिकंदर को, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं ईरानी आक्रमण की तरफ। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, 10 मिनट का हद मार के 10-15 मिनट का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ठीक फ्रेंड्स। पश्चिमोत्तर भारत ईसा पूर्व 6वीं सदी, ईसा पूर्व 6वीं सदी कंबोज, गांधार और मद्र आदि के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक फ्रेंड्स। ये बात बताई जा रही है, पश्चिमोत्तर भारत ईसा पूर्व 6वीं सदी कंबोज, गांधार और मद्र के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुकुश के दर्रों से इस क्षेत्र से बाहर से आसानी से घुसा जा सकता था, ठीक फ्रेंड। इतना ही नहीं, हिंदुकुश के दर्रों से इस क्षेत्र में आसानी से घुसा जा सकता था, जो आज भी बहुत ही मतलब एक दुर्बल काम है, ठीक फ्रेंड्स। आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा हमले वगैरह हुए थे। तो जो ये अपना इलाका है ना, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के आगे जो ये दर्रा वगैरह है, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से जो ये रास्ता खुला हुआ है ना, इसकी वजह से आज भी कई बार हमारे देश पे हमले हो जाते हैं। और आज के टाइम में भी ये रास्ता सेफ नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि लगभग 20-25 साल अमेरिका भी यहाँ इस इलाके में रहा, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन वो तालिबानियों को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन अंत में अमेरिका ने ही हार मान ली, और जैसे ही वो यहाँ से गए, और जो वो तालिबानी छुपे हुए थे ना, जो इन दर्रों में, इन घाटियों में छुपे हुए थे, और वो तुरंत अपने बिलों से बाहर आए और कब्जा कर लिया ईरान, ये अफ़गानिस्तान पे, ठीक फ्रेंड्स। तो उसी रास्ते की बात हो रही है, क्योंकि चाहे बात इतिहास की हो, चाहे करंट की हो, चाहे इन फ्यूचर की बात हो, ठीक फ्रेंड्स। इतिहास में तो आपने पढ़ ही चुके होंगे कि जो अपने देश पर सबसे ज़्यादा हमले वगैरह हुए, वो इसी रास्ते से हुए थे, ठीक फ्रेंड्स। कई बार यूपी पीसीएस में और क्या कहते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे कि अपने देश पर जो सबसे ज़्यादा हमले हुए थे ना, ये दर्रा खुला हुआ है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो वहीं से हुआ था। जब वो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो सिकंदर आएगा ना, वो भी इसी रास्ते से अपने देश के ऊपर हमला करेगा, आके देखेंगे आगे, ठीक फ्रेंड्स। उसी दर्रे की बात हो रही है कि वह इतना ही नहीं, हिंदुकुश के दर्रों से इस क्षेत्र में आसानी से घुसा जा सकता था। आगे देखते हैं। जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, उस समय ईरान के अकमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, ठीक फ्रेंड्स। उधर मगध वगैरह के जो अभी पीछे पड़ा है ना, कि अपनी शक्तिशाली सेना को, अपने राज्य को विस्तार कर रहे थे, तो इधर ईरान के जो अकमनी शासक है ना, ये भी अपने राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ईरानी शासक दारिया बहू, ठीक फ्रेंड्स। ईरानी शासक दारिया बहू, इसका जो दूसरा नाम है ये डेरियस, ठीक फ्रेंड्स। 516 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत में घुस आया, ठीक फ्रेंड्स। देख लो, ये पश्चिमोत्तर ये अफगानिस्तान बागले इलाके से आ गया है, ठीक फ्रेंड्स। पश्चिमोत्तर भारत में घुस आया और उसने पंजाब में सिंधु नदी के इलाकों और सिंधु नदी को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। जो मैं बता रहा हूँ ना, 700+ क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आऊँगा, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उसका आंसर मैंने ऑप्शन में ये वाला नाम नहीं दिया हुआ है, डायर बहु, ठीक है। ये वाला नाम दिया हुआ है डेरियस, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा यही एग्जाम में आता है डेरियस के नाम से। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है, उस जो प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहा है, ठीक फ्रेंड्स। तो याद रखना, इसका कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारत के कई राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया था सबसे पहले, तो वो डेरियस था, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सिंध को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं। यह क्षेत्र फारस ईरान का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया, ठीक फ्रेंड्स। जो ये इलाके वगैरह जीते थे ना, ये अपने में उसने ईरान में या फारस में अपने राज्य में मिला लिया था, और फारस का जो ये क्षेत्र जीतकर ये 20वां राज्य बन गया था, ठीक फ्रेंड्स। और यहाँ से देखना ये क्या क्या वसूल करता था। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र से 300 टैलेंट, ठीक फ्रेंड। इस क्षेत्र से 300 टैलेंट का मतलब समझ लीजिए मुद्रा या भारत का प्राचीन माप, ठीक फ्रेंड्स। आप समझ लीजिए, जो 300 टैलेंट है, इसको सोने की मुद्रा कहते होंगे उस टाइम फारस में, ठीक फ्रेंड। इस क्षेत्र से 300 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में आता था, ठीक फ्रेंड्स। जो फारस के कुल राजस्व का मतलब 1/3 था, ठीक फ्रेंड्स।
मतलब इतना सोना वसूल करता था, ये टैक्स वगैरह वसूल करता था इन क्षेत्रों से, किन से, जो ये जीते थे। पश्चिमोत्तर इलाके सिंध को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था ना इसने, इनसे ये टैक्स वगैरह लेता होगा, तो उसी टैक्स की बात हो रही है। सोना राजस्व के रूप में आता था, और जो ये सोना था ना, जो ये टैक्स आता था, ये फारस के कुल राजस्व का 1/3 था। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो 100 रुपये हैं तो 1/3 का 100 रुपये का 33%। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखिए, दा दार्य बहू। ठीक फ्रेंड्स, दार्य बहू के उत्तराधिकारी ये क्षार्क। ठीक फ्रेंड्स, या क्षार्क या फिर जर्सिस। ठीक फ्रेंड्स, जर्सिस ने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों की फौजों को शामिल करना शुरू कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो ये था ना, क्या कहते हैं, जो ये डेरियस का उत्तराधिकारी था, इसका नाम था ये क्षार्क या ये चार्ल्स। इसने यूनानियों की लंबी लड़ाई चलती होगी उस टाइम, तो अपनी फौजों में ना भारतीयों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे संघर्ष के परिणाम। भारत और ईरान का यह संपर्क करीब 200 साल तक बना रहा। इससे भारत और ईरान के बीच व्यापार का बढ़ावा मिला। ठीक फ्रेंड्स, इससे जो संबंध 200 साल तक था, इससे व्यापार में ईरान और भारत के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला। आगे देखते हैं सिंधु। सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ इसी समय से ईरानियों ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, जो सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ इसी समय से ईरानियों ने किया। उस समय हिंदू शब्द का कोई धर्म संबंध नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये ईरानी थे ना, ये सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, उसकी बात बताई जा रही है। और उस समय हिंदू धर्म का कोई धर्म से संबंध नहीं था। ओनली फॉर ये एक वर्ड था नाम के लिए। ठीक फ्रेंड्स, कोई धर्म से संबंधित नहीं था। ईरानी लिपिकार। ठीक फ्रेंड्स, ईरानी लिपिकार भारत के लेखन का एक खास रूप लेकर आए। ठीक फ्रेंड्स, जो ईरानी ये लेखक वगैरह होंगे, कातिब, इन्हें लिपिकार को कातिब कहा जाता हुआ, उस टाइम ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का एक खास रूप लेकर आए, जो आगे चलकर खरोष्टी के नाम से मशहूर हुआ या प्रसिद्ध हुई। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो खरोष्टी लिपि आई है, ये कहाँ से आई है, तो ईरानी लेकर आए थे हमारे देश में। ठीक फ्रेंड्स, अब देखना है, ये जो आगे की 2 लाइनें हैं ना, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो आप ध्यान से सुनिए। यह लिपि। ठीक फ्रेंड्स, यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो याद रखना वो खरोष्टी लिपि थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के कुछ अभिलेख भी इसी लिपि में लिखे मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बना है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे मिले हैं, किस लिपि में, तो ये इसमें खरोष्टी लिपि भी आएगी, अरामाइक भी आएगी और ब्राही लिपि भी, क्योंकि अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। इसकी ट्रिक मैंने बना दी है, वीडियो बना के ट्रिक वाली भी प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर अशोक के अभिलेखों की ट्रिक की बात की जाए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, तो अशोक की लिपि की बात हो रही थी। 3-4 लिपियाँ हैं, एक खरोष्टी लिपि है, एक ब्राही लिपि है, एक अरामाइक लिपि है। ठीक फ्रेंड्स, इनमें अशोक के अभिलेख शिलालेख मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से, तो आप इसलिए याद रखना। आगे देखते हैं ईरानी शब्द। ईरानी शब्द लिपि के लिए अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया है। ठीक फ्रेंड्स, जो ईरानी शब्द है ना, ये लिपि, तो जो अशोक के लेखक वगैरह होंगे, उन्होंने लिपि की जगह लिपि शब्द का प्रयोग किया है। यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति। ठीक फ्रेंड्स, यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी ईरानियों के जरिए ही मिली। ठीक फ्रेंड्स, जो यूनानी थे ना, यूनानियों को भारत में अपार संपत्ति की जानकारी ईरानियों के जरिए ही मिली। ठीक फ्रेंड्स, ये मिली लिखा हुआ है पेंसिल से, तो यहाँ से हमने देख लिया। आप देखेंगे हम सिकंदर को, महान सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन विश्व विजेता बनना इतना आसान नहीं है, खासकर जब ये हमारे देश में आया था ना, जो ये पश्चिमोत्तर वाला इलाका है, जो मैं अभी बता रहा था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये बलूचिस्तान का जो ये दर्रे वगैरह है ना, इस देश की मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो भूल गया, 1 सेकेंड रुको फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे, सिकंदर का आक्रमण देखते हैं। जो मैं बात बता रहा था ना, जो इधर अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ये खैबर दर्रे की जो मिट्टी है ना, इसको विवादित मिट्टी, झगड़ालू मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स,
आगे बताऊंगा इस सिकंदर के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, एक कहानी बताता हूँ इसके बारे में। पहले चलते हैं। ईसा पूर्व ईसा पूर्व 14वीं सदी में विश्व में अपना ईसा पूर्व ईसा पूर्व चौथी सदी में विश्व में अपना आधिपत्य जमाने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है जिसमें सिकंदर ने, ठीक फ्रेंड्स, जिसमें सिकंदर ने यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें सिकंदर ने ईरानी सम्राट को नष्ट कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें सिकंदर ने ईरानी सम्राट को नष्ट कर दिया। आगे देखते हैं। इतिहास के पिता। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। ठीक फ्रेंड्स, इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया है। ठीक फ्रेंड्स, अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया है, जो कि सही बात भी है। उस टाइम हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये सिकंदर थाना हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि धन दौलत खूब लूटने को मिलेगी। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, अपने भारत का वर्णन संपत्ति वाले देश में किया है। इसी वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ, मतलब उत्तेजित हुआ, या फिर कुछ भी कह लो। ठीक फ्रेंड्स, इसी वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ। आगे चलते हैं। पश्चिमोत्तर भारत। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिमोत्तर भारत। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के शासकों में दो सुविख्यात थे। ठीक फ्रेंड्स, जो पश्चिमोत्तर के इलाके थे ना, उसमें दो शासक थे और दोनों ही सुविख्यात थे। पहला था तक्षशिला का राजा अम्बी। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा होगा। तक्षशिला का राजा अम्बी और दूसरा पोरस, जिसका राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, ये अम्बी है ना, ये तो सिकंदर को देख के ही मतलब बिना लड़ाई हथियार डाल देगा, सरेंडर कर देगा। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। ईरान पर विजय पा लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा। ठीक फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, पहले ही मैंने बता दिया है कि अपना देश चारों तरफ से सेफ था, लेकिन अगर कहीं से अगर डर था ना अपने देश को आक्रमण से, तो वो जो ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान और ये अफगानिस्तान वाला दर्रा है ना, जो ये रास्ता खुला हुआ है, उधर से ही सारे आक्रमणकारी आए। तो ये देखो, सिकंदर भी उधर से ही आता है। ईरान पर विजय पा लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहाँ से खैबर दर्रा पार करते हुए। ठीक फ्रेंड्स, ये खैबर दर्रा ये भारत पाकिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, खैबर दर्रा पार करते हुए 326 ईसा पूर्व भारत आया। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन बना कि सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था, तो ये 326 ईसा पूर्व किया था। और ये क्वेश्चन मैंने हज़ारों बार अपनी टेस्ट सीरीज में कराया हुआ, जो मेरे चैनल पर चल रही है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट। ठीक फ्रेंड्स, सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 5 महीने लग गए। ठीक फ्रेंड्स, सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 5 महीने लग गए। ये 5 महीने तक मतलब इस दर्रे में ही उलझा रहा। जैसा कि मैंने बताया, जो इस साइड के इलाके की जो मिट्टी है ना, इन दर्रों की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये बलूचिस्तान वाला जो इलाका है, इस मिट्टी को विवादित मिट्टी कहा जाता है, झगड़ालू मिट्टी कहा जाता है। और इसी बीच ये 5 महीने यहाँ वेस्ट कर देता है। 5 महीने बाद इसकी माँ का, आप थोड़ा कहानी सुन लीजिए सिकंदर के बारे में। 5 महीने बाद मतलब ये वेस्ट कर देता है यहाँ। तो 5वें महीने में इसकी माँ की एक चिट्ठी आती है सिकंदर के नाम से। तो उसमें लिखा होता है, चिट्ठी में इसकी माँ सिकंदर को डांटती है, तो कहती है कि तुम कैसे योद्धा हो, जो तुम मुझसे तो कहते थे कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, पूरी दुनिया पर कब्जा करूंगा। ऐसे तुम विश्व विजेता बनोगे कि 5 महीने हो गए अभी तक तुम एक ही जगह पर टिके हुए, ऐसे कैसे तुम पूरी दुनिया पर कब्जा करोगे। तो सिकंदर अपनी माँ को रिप्लाई भेजता है चिट्ठी लिखकर। ठीक फ्रेंड्स, और साथ में एक पोटली में ना, जो ये अफगानिस्तान वगैरह का दर्रा है, इसकी एक पोटली में बहुत सारी मिट्टी भेजता है अपनी माँ को, और चिट्ठी में लिखता है, रिप्लाई भेजता है, और पोटली में इस जो इलाका है ना उसकी मिट्टी भेज देता है। जैसा कि मैंने बताया, इस इलाके की मिट्टी को झगड़ालू मिट्टी या विवादित मिट्टी कहा जाता है। और चिट्ठी में लिखता है कि माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 5 महीने से यहाँ अटका इसलिए पड़ा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो उसकी माँ के पास जब वो चिट्ठी पहुँचती है सिकंदर की, तो वो पढ़ती है, तो चिट्ठी में लिखा होता है, और सिकंदर कहता है अपनी माँ से, जो ये पोटली में मैंने मिट्टी भेजी है ना, इस मिट्टी को अपने घर के आंगन में या घर के चबूतरे पर फैला देना, और तुम्हें पता लग जाएगा कि क्यों मैं 5 महीने से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ इस मिट्टी में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी कहानी थी। और जैसे ही वो सिकंदर की माँ पोटली खोल के उस मिट्टी को अपने आंगन में उन्हें घर के चबूतरे पर बिछाती है ना, तो जैसा ही मैंने कहा कि ये मिट्टी विवादित थी, और जैसे ही वहाँ के लोगों ने मतलब वो मिट्टी को देखा, और वहाँ उसकी माँ के घर में या उसके जहाँ से सिकंदर आया था,
वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं उस मिट्टी को देखते ही, वहाँ के लोग भड़क जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो उसी वजह से सिकंदर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता था अपने यहाँ, इसलिए वो वेट कर रहा था सही टाइम का। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए उसने 5 महीने सिंधु नदी तक पहुँचने में लगा दिए हुए थे, क्योंकि वो डायरेक्ट हमला कर ही नहीं सकता था। ठीक फ्रेंड्स, तो सिकंदर की माँ जैसे ही वो मिट्टी अपने घर के आंगन में या चबूतरे पर बिछा देती है ना, खोल के डाल देती है, तो उस मिट्टी को देख कर वहाँ के लोग भड़क जाते हैं और वहाँ भी मार काट शुरू हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि करंट की बात बताऊँ अगर हाल फिलहाल की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान वगैरह की जो मिट्टी वगैरह है वो काफ़ी वैसी है, विवादित मिट्टी है, और उस मिट्टी को या उस क्षेत्र को सुलझाने के लिए अमेरिका ने अपना पूरा जी जान लगा दिया। मतलब आधी ज़िंदगी उनके सैनिकों की इन दर्रों में ही बीत गई है। ठीक फ्रेंड्स, किनको ख़त्म करने के लिए? तालिबानियों को, लेकिन वो तालिबानियों को ख़त्म बिल्कुल नहीं कर पाए। और लास्ट में जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया था कि मैंने हमारी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है ना तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने लगभग 20 सालों में 6500 बिलियन, ठीक है ना, बिलियन नहीं ट्रिलियन, 6500 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर दिए। 1 ट्रिलियन में 100 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो 6500 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की सेना के ऊपर खर्च कर दिए थे 20 सालों में, लेकिन फिर भी अमेरिका की सेना ने घुटने टेक दिए, और वो जो जो ये बेलन दर्रा वगैरह अफगानिस्तान को बचा नहीं सके। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से आतंकवाद का नामो निशान ख़त्म नहीं कर सके। और जैसे ही अमेरिका की सेना यहाँ से क्विट करती है अफगानिस्तान से, तो तुरंत उसके 5-7 दिन बाद ही कब्जा हो जाता है अफगानिस्तान के ऊपर, किसका? तालिबानियों का। ठीक फ्रेंड्स, तो वो मिट्टी, वो क्षेत्र ही इतना खतरनाक है, वहाँ की मिट्टी इतनी खतरनाक है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी वजह से सिकंदर डायरेक्ट 5 महीने तक वेट करता रहा, इधर उधर उलझा रहा हुआ, वो डायरेक्ट हमला इसीलिए नहीं कर पाया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी कहानी थी सिकंदर से। वैसे मैंने ये कहानी पूरी नहीं पढ़ी हुई, यहीं तक पढ़ी हुई थी, इसलिए आपको आधी कहानी बता दी कि उसकी माँ ने जैसे ही वो मिट्टी वहाँ अपने आंगन में गिरी, तो वहाँ विवाद शुरू हो जाता है। यहीं तक मैंने कहानी पढ़ी हुई थी, मैं आगे आपको झूठी कहानी नहीं बता सकता जो भी था, बट यहीं तक मैंने पढ़ी हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक था ना, क्या कहते हैं, सिंधु नदी 5 महीने लग गए। ठीक फ्रेंड्स, तक्षशिला के शासक अम्बी ने आक्रमणकारी के सामने तुरंत घुटने टेक दिए। जैसा कि मैंने बताया, ये सिकंदर को बिना लड़े ही घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है। तक्षशिला के राजा अम्बी ने, ठीक फ्रेंड्स, घुटने टेक दिए, ये हो गया। यहाँ देखते हैं झेलम नदी के किनारे पहुँचने पर, ठीक फ्रेंड्स, ये 5 महीने के बाद हिम्मत करके यहाँ पहुँच जाता है झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे सिकंदर का पहला हमला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ये झेलम नदी के किनारे पहुंच जाता है, सिकंदर का पहला हमला सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। ठीक फ्रेंड्स, जो पोरस वहाँ का दूसरा राजा था ना, उसने किया। सिकंदर ने पोरस को बेशक हरा दिया। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, मगर वह मगर वह मगर वह उस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ। ठीक फ्रेंड्स, जो ये पोरस वगैरह हार गया था ना, लेकिन ये भी पूरा मतलब खूंखारी था, लड़ा बहुत अच्छी तरीके से था, पूरी टक्कर दी होगी इसने। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अंत में ये हार जाता है, लेकिन बाद में जीतने के बाद सिकंदर भी इसकी तारीफ करता है और इसका जीता हुआ राज्य इसे वापस लौटा देता है। देखिए फ्रेंड्स, यही लिखा है, इसलिए उसने उसका राज्य लौटा दिया। ठीक फ्रेंड्स, उसने जीता हुआ उसका राज्य वापस लौटा दिया तथा पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मतलब जिसको हराता था ना, उसको अपना दोस्त बना लेता था और उनको उनका राज्य वापस दे देता था, ऐसा था ये। मतलब ओपन हार्ट था, मतलब खुले दिल का था। मतलब किसी को हराता था तो उसका राज उसे अपना दोस्त बना लेता था, और क्या कहते हैं, उसको उसका राज्य वापस दे देता था, क्योंकि ये कहता था कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ से मैं गुजरूँ उन सबको हरा दूँ, भले ही मैं उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दूँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने तुम्हें हराया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सबको दोस्त बना के उनका राज वापस दे देता था। ठीक फ्रेंड्स, देखो पोरस को अपना सहयोगी बना लिया और उसका राज भी वापस दे दिया। ठीक फ्रेंड्स, यूनानी सैनिक थे ना, वो बहुत ही मतलब, एक तो सिंधु नदी और ऊपर से वहाँ की गर्मी वगैरह थी ना, और गर्मी ठंड वगैरह से ये बीमारियाँ इन्हें लगी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से सिंधु नदी 5 महीने तो वहाँ ख़राब कर दिए थे इसने, दर्रों वगैरह में भटकते भटकते। ठीक फ्रेंड्स, और फिर इसके सैनिक लड़ते लड़ते थक गए और बीमारियों ने इन्हें धर लिया। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए और उन्हें बीमारियों ने धर लिया या धर दबाया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखते थे यहाँ से भारत में लगभग
19 महीने रहा। ठीक फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? सिकंदर की। एक सेकंड, ये रह गई है, यहाँ तक हो गया था, धर दबाया। यहाँ से देखते हैं मगध। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से बड़ी थी, कहीं बड़ी थी। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया है कि जो नंद वंश की सेना सिकंदर से बड़ी थी और उनकी सेना में 6,000 हाथी थे। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन रह गई थी, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सिकंदर की बात हो रही है। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा, जिसके दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर की बात हो रही है। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा, जिसके दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। उसने अपने जीते हुए भूभाग को सुव्यवस्थित करने का शायद समय ही नहीं मिला। ठीक फ्रेंड्स, मैं जैसे कि पहले बताया कि जो सिकंदर ने जितने प्रदेश जीते थे ना, उनको मतलब इकट्ठा करने का या उन पर सोच विचार करने का ऐसे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ये लड़ाई में व्यस्त था। क्यों व्यस्त था? क्योंकि अगला विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक फ्रेंड्स, यही लिखा हुआ है, उसने अपने जीते हुए भूभाग को सुव्यवस्थित करने का शायद अवसर या टाइम ही नहीं मिला। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से लिखा है उसने अधिकांश विजित राज्य उन शासकों को वापस लौटा दिए जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने ऊपर बता दिया है कि वह सिर्फ विश्व विजेता बनना चाहता था और जो जीते हुए राज्य थे ना, वो उनके शासकों को वापस लौटा देता था उनकी अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद। ठीक फ्रेंड्स, जो उसके दोस्त वगैरह उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उन राज्यों को उनका राज्य वापस दे देता था। ठीक फ्रेंड्स, ओपन हार्ट था ये, खुले दिल का। उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों के हाथों में सौंप दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसके जीते वगैरह इलाके थे कुछ वापस कर दिए और कुछ इसने अपने राज्यों को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों को हाथों में दे दिया। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव या परिणाम क्या थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए, सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क आने का अवसर दिया। ठीक फ्रेंड्स, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ना, जो प्राचीन यूरोप था, तो प्राचीन भारत से इनका लगाव और इनके निकट संपर्क में आने का अवसर दिया यूरोपियों को भारत में। ठीक फ्रेंड्स, उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा जो ईरान द्वारा जीते गए भूभागों से काफ़ी बड़ा था। ठीक फ्रेंड्स, परंतु यूनानी कब्जे वाला भारतीय भूभाग जल्द ही तत्कालीन मौर्य शासकों के कब्जे में चला गया। ठीक फ्रेंड्स, जो इसने यूनानी वगैरह जो जीता होगा ना, तो ये थोड़े समय तक ही रहा, उसके बाद ये भारतीय भूभाग जल्द ही तत्कालीन मौर्य शासकों के हाथों में चला जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सिकंदर के अभियान में 4 विभिन्न स्थल मार्गों और जलमार्गों के द्वार खोल दिए। ठीक फ्रेंड्स, जब इसने आक्रमण वगैरह किया होगा तो इसने सिकंदर के अभियान में 4 विभिन्न स्थल मार्ग और जलमार्ग खोल दिए। ठीक फ्रेंड्स, इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और व्यापारियों की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 4 मार्ग बना दिए होंगे इसने, स्थल से भी और जल से भी। ठीक फ्रेंड्स, जिसके कारण व्यापार और शिल्पियों के लिए काफ़ी अच्छा सुविधाएं बढ़ी। ठीक फ्रेंड्स, यही लिखा हुआ है, व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया शहर। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदरिया शहर झेलम के तट पर बेफू फाल और सिंध में सिकंदरिया। ठीक फ्रेंड्स, सिंध में सिकंदरिया। जो इसने आक्रमण के फलस्वरूप जो इस इलाके थे ना, उनमें यूनानी उपनिवेशक को स्थापित किया और उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे काबुल का क्षेत्र, सिकंदरिया शहर, झेलम के तट पर बेक्यूफाल, बूकेफाल। ठीक फ्रेंड्स, बूकेफाल और सिंध में सिकंदरिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ से है ये, यहाँ मैं पेंसिल से मार्क करना भूल गया हूँ। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है, इन क्षेत्रों को मौर्य शासकों ने जीत लिया। ठीक फ्रेंड्स, और इन उपनिवेशकों का सफाया नहीं किया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है, ये देखिए सिकंदरिया के बाद है ना, ये मैंने पेंसिल से मार्क नहीं किया, पेन चला देता हूँ हल्का हल्का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से है। ठीक फ्रेंड्स, इन क्षेत्रों को मौर्य शासकों ने जीत लिया और इन उपनिवेशकों का सफाया नहीं किया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये क्षेत्र वगैरह थे ना, ये क्षेत्र तो जीत लिए थे जो ये बताए गए हैं, लेकिन जो इनमें जो उपनिवेशक वगैरह थे ना,
इनका सफाया नहीं किया है, मतलब व्यापार वगैरह करते रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये नोट में लिख लेना, मैंने नोट करके लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य शासकों ने जीत लिया पर इन उपनिवेशकों को सफाया नहीं किया। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे ना? तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जो ये आक्रमण के जो फलस्वरूप इलाके थे ना, इसमें सिकंदर ने अपने यूनानी उपनिवेशक स्थापित किए थे। ठीक फ्रेंड्स, यूनानी उपनिवेशक स्थापित किए थे जो इन क्षेत्रों की देखभाल वगैरह करते होंगे। तो ये क्षेत्र तो मौर्यों ने जीत लिए थे, लेकिन जो ये यूनानी उपनिवेशक वगैरह थे ना, जो इन क्षेत्रों की देखभाल वगैरह करते थे, जो काम धंधा जो चलाते थे, व्यापार वगैरह, तो ये इलाके तो मुगल का क्या कहते हैं, मौर्य काल उन्होंने जीत लिए थे। लेकिन इन उपनिवेशकों को इन्होंने सफाया नहीं किया कि तुम भाई इलाका हमारे अंडर ही रहेगा, तुम बाकी काम धंधा अपना जैसे कर रहे हो वैसे करो। ठीक फ्रेंड, समझ गए? अब आगे देखते हैं सिकंदर के। ठीक फ्रेंड, सिकंदर के इतिहासकार से हमें हमें सामाजिक और आर्थिक हालत की। ठीक फ्रेंड, सिकंदर के इतिहासकार से हमें सामाजिक और आर्थिक हालात की जानकारी देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हमें सती प्रथा। ठीक फ्रेंड्स, हमें सती प्रथा गरीब माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भाग में उत्तम नस्ल वाले बैलों की जानकारी बतलाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो सिकंदर के इतिहासकार वगैरह होंगे वो हमें सामाजिक और आर्थिक हालात की जानकारी देते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि सती प्रथा गरीब माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचे जाने और पश्चिमोत्तर भारत में उत्तम नस्ल के बैलों की जानकारी देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सिकंदर वाला चैप्टर, ये भी पूरा हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं। और एक बात और बता दूं, जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है सिकंदर से, कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु वापस जाते समय ना बेबीलोन में हुई थी। ये बेबीलोन शायद ईरान में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। और एक क्वेश्चन ये बना कि सिकंदर ने कब हमला किया, तो 326 ईसा पूर्व में किया था और सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ठीक फ्रेंड्स, वापस जाते समय। तो ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं वीडियो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। चाहे आप वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो या ना करो, बट मेरा काम है ऐसे ही पढ़ाना। अगर किसी को कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो कर लेगा, नहीं तो फिर दुनिया पढ़ा रही है, यूट्यूब भरा पड़ा है चैनलों से। ठीक फ्रेंड्स, तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक ही जगह स्टे कर लीजिए, अच्छा कंटेंट जहाँ मिले। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय एंड गुड नाइट।